हेलो, दिस इज अनीश कुमार सिंह फ्रॉम एपेक्स आर्ट्स एकेडमी। बच्चे, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इसको जरा फोकस करेंगे। इसलिए फोकस करेंगे क्योंकि ट्वेल्थ बोर्ड का एग्जाम आने वाला है और वो भी सीबीएसई वाले बच्चों के लिए खास करके, तो उनके लिए ये चैप्टर होगा और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इस चैप्टर का मतलब क्या है और इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे अराइज होंगे, इस पे फोकस करेंगे हम लोग। कहता है कि एट द टाइम ऑफ 1947 व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। तो बाबू, हम लोग ये जानेंगे कि 1947 के समय हमारी भारत की अर्थव्यवस्था का क्या पोजीशन था। इससे पहले कुछ सीन जानेंगे। क्या है भाई? तो कहा गया है कि बिफोर 1947 भारत में कॉलोनियल रूल्स थे और लगभग 250 साल अंग्रेजों ने भारत में हुकूमत किया था। भारत में हुकूमत यानी रूल करने की उनकी जो प्रक्रिया थी, उस रूल करने की प्रक्रिया में जो एजेंडा था उनका कि भारत के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भारत में एंट्री उनकी हुई थी तो भारत के साथ हम ट्रेड करेंगे। और ट्रेड करना कोई गलत बात नहीं है, ट्रेड तो वहां तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन अंग्रेज जब भारत में ट्रेड किए तो ट्रेड करने के लिए उन लोगों ने ब्रिटेन की महारानी से परमिशन लिया और वो परमिशन मिला था बाबू 10 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए? 10 ईयर्स के लिए। जब वो 10 ईयर्स के लिए परमिशन मिला तो ट्रेड स्टार्ट हो गया। और ट्रेड स्टार्ट होने के बाद जब वो भारत में आए तो भारत में उन्होंने देखा कि अरे भयंकर व्यवस्था है भारत में। भयंकर व्यवस्था कहने का मतलब है कि भारत में इतने ज्यादा पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल है कि जिसका कुछ हद हिसाब नहीं है। तो उनका फोकस चला गया उन रिसोर्सेज पे भारत के। तो उस रिसोर्स को अपने अंडर में लेने के लिए अंग्रेजों ने तरह तरह की प्रक्रिया को अपनाई, प्रोसेस को अपनाया। और उन प्रोसेस को करने के लिए वन बाय वन करके उन्होंने हमारे हर एक सेक्टर्स को डैमेज किए। सबसे पहला जो सेक्टर था हमारा था बाबू एग्रीकल्चर। इस एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ऐसा बोला जा रहा है कि भारत एक एग्रीरियन कंट्री के रूप में जाना जा रहा था। More than 70% people were engaged on agriculture, more than 70%। तो 70% से ज्यादा लोग जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे भाई, तो अंग्रेजों का पहला जो टारगेट रहा वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे रहा। दूसरा यहाँ पे ये था कि अंग्रेजों ने जब देखा कि भैया अब एग्रीकल्चर सेक्टर को भी देख लेंगे हम लोग। दूसरा, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो भारत में इंडस्ट्री जो था वो अच्छे खासे लेवल पे था। और वो इंडस्ट्री जो था वो स्मॉल इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे थी, स्मॉल इंडस्ट्री। अब अंग्रेजों का फोकस इस पे भी आ गया। तीसरा, हमारे भारत में अगर हम बात करें तो अगर हेल्थ की बात करें तो उस पे गया। और हेल्थ के बाद जो अदर सेक्टर्स की बात करें, चाहे वो एजुकेशन की हो या अदर सेक्टर्स की हो, यहाँ अदर्स पे फोकस कर ले। तो उस केस में क्या था कि वन बाय वन करके अंग्रेजों ने क्या किया कि इन सारे सेक्टर्स को डैमेज करने शुरू कर दिया। अब हम लोग यहां से फोकस देखेंगे, जहां जो इसका कंटेंट है उसमें साफ तौर पे बोला गया है कि ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज, अंग्रेजों ने जो कॉलोनियल पॉलिसीज जो बनाई उसके रिगार्डिंग सबसे पहला क्या था भाई? तो कहा यह जा रहा है, फर्स्ट में जो पोजीशन रहा उसमें कहा गया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि अभी हमने बताया कि भारत में जो रिसोर्सेज बड़े पैमाने पे थे, उन रिसोर्सेज को उन लोगों ने क्या किया बाबू? बर्बाद करना शुरू कर दिया। और रिसोर्सेज को जब उन लोगों ने फोकस किया तो वन बाय वन करके उन्होंने पूरा का पूरा रिसोर्स ऑक्युपाई कर लिया फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन इकोनॉमी। और उसमें साफ तौर पर बताया भी गया है कि कॉलोनियल पॉलिसीज प्रायोरिटाइज्ड resources extraction for the benefit of Britain, leading to a depletion of India's natural wealth। दूसरा ये बताया गया प्रमोशन ऑफ कैश क्रॉप्स। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारा डिपेंडेंसी था, मोर देन 70% पीपल वेर एंगेज्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो उसमें क्या कहा गया कि जो हमारा सेक्टर्स जो एग्रीकल्चर का था उसको इन लोगों ने कन्वर्जन करना शुरू कर दिया। कन्वर्जन इसलिए किया कि हम अपने यहाँ इन वस्तुओं को लेकर के जाएंगे एज अ रॉ मटेरियल और ब्रिटेन में जाकर के
हम इसे फिनिश गुड्स बना करके अदर कंट्री को बेचेंगे और ब्रिटेन की इकोनॉमी को सही करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर दैट उन लोगों ने फोकस किया, द फोकस ऑन कैश क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट्स सच एज कॉटन एंड इंडिगो लेड टू अ नेग्लेक्ट ऑफ फूड प्रोडक्शंस कंट्रीब्यूटिंग टू अ वाइड स्प्रेड हंगर। देखिए यहाँ पे कहा यह गया है कि जब अंग्रेज हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे टारगेट किए तो इसको खत्म करने के लिए, उसको ब्रिटेन में शिफ्ट करने के लिए उन लोगों ने हमारे यहाँ एक पॉलिसी, इंडिगो की पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी थी कि इस इंडिगो को इंप्लीमेंट करने के लिए अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में फोर्सफुली अप्लाई किया। फोर्सफुली अप्लाई इसलिए किया गया कि भैया भारत में हम इसको मतलब कैश में कन्वर्जन कर सकें, और यहाँ के लेबरों को, यहाँ के फार्मर्स को बोला गया कि भैया आपको इंडिगो की खेती आपको करनी है तो करनी है। इसी के रिगार्डिंग इंडिगो की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन लोगों ने एक तिनकठिया प्रथा को इंट्रोड्यूस किया था भारत में, और जिससे फोर्सफुली काम कराने के बाद इसका रूल ये था कि 20 कट्ठे के जमीन में इन लोगों का जो फोर्सफुली एक्ट होगा उसमें 3 कट्ठा जो होगा बाबू, वो क्या होगा, इंडिगो की खेती का इम्प्लीमेंटेशन होगा। इंडिगो होगा तब जाकर के इसको हम कन्वर्जन कर लेंगे, कैश क्रॉप्स में ले जाएंगे। भैया इंडिगो महंगे बिकेंगे उसको प्रोडक्ट तैयार करने के बाद। उसके बाद जब इन लोगों ने इससे मूव ऑन किया तो भाई दूसरे सेक्शन में चले गए, ये चले गए। फिर तीसरा, इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस। जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ, जैसा कि दूसरा सेक्टर जो हमने बताया कि स्मॉल इंडस्ट्री हुआ करते थे, यहाँ प्रोडक्शन हुआ करता था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियां थी, कॉटन जूट का प्रोडक्शन जो चल रहा था। तो हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहे थे, तो उस प्रोडक्शन को देखते हुए अंग्रेजों ने सोचा कि आखिर इसको बर्बाद करने का भाई बेहतर तरीका क्या होगा। तो बेहतर तरीका में उन लोगों ने अपनाया कि भैया हैवी टैक्स लगा दो इस पे। और हैवी टैक्स लगाने के लिए उन लोगों ने ऐसा व्यवस्था अपना दिया कि जिसके बाद हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं रही वो हैवी टैक्स की वजह से वो साफ तौर पे डैमेज होती हुई नजर आई, हमारे सेक्टर्स बर्बाद हो गए। उसमें हैवी टैक्स है, इंक्लूडिंग द इनफेमस साइल टैक्स है, बर्डन इंडियन फार्मर्स एंड आर्टिशियंस, शिफ्टलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को शिफ्ट करके हमें कहां लेके जाना है भाई, ब्रिटेन की इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ले जाना है। दैट्स वाई उन लोगों ने ऐसे प्रोसेस को अपनाया। इसके साथ साथ ब्रिटेन ने बहुत सारे और भी स्टेप्स फॉलो अप किए, जिसमें साफ तौर पे ऐसा बताया गया है जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित है। बोला गया है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन क्राफ्ट्स, कैसे उन लोगों ने इस प्रोसेस को अपनाया और किस तरह से भारत की व्यवस्था को खत्म किया गया, भारत की इकोनॉमी को खत्म किया गया, भारत के रिसोर्सेस को खत्म किए गए। तो कहा गया कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स, द इन्फ्लक्स ऑफ अ चीपर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स डिवास्टेटेड इंडियन इंडस्ट्रीज, particularly textiles and the handicrafts, forcing artisans into unemployment। इससे क्या हुआ भाई, भारत के जो एम्प्लॉयड लोग थे, जो लोग इस व्यवस्था से जुड़े हुए थे, जो लोग काम कर रहे थे, उन पे तरह तरह का दबाव बनाया गया। एक तो आपने अभी जस्ट देखा कि टैक्सेस अप्लाई कर दिए गए, फोर्सफुली एक्ट किए गए, जिससे इनका जो व्यवस्था था वो धीरे धीरे करके वो समाप्त होता गया। और ये चीजें यहाँ इंडिया से शिफ्ट होकर के ब्रिटेन की तरफ चली गई और यहाँ के लोग धीरे धीरे करके अनएम्प्लॉयड हो गए। दूसरा बोला गया कि डिस्करेजमेंट ऑफ अ लोकल प्रोडक्शन, यानी ब्रिटिश पॉलिसी एक्टिवली डिस्करेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। उनके टैक्सेस की वजह से, अननेसेसरी बैरियर्स की वजह से, उनके हैवी टैक्सेस की वजह से हमारे जो इंडस्ट्रीज थे वो धीरे धीरे करके वो बंद होने की व्यवस्था में चले गए। कहा गया कि फेवरिंग ब्रिटिश मोनोपोलीज एंड हैंडरिंग इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशंस, मतलब हमारा इकोनॉमिक चेंज होकर के हमारा इकोनॉमी एक तरफ डिक्लाइन हो रहा था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन की इकोनॉमी बनती जा रही थी। इसी के साथ यहाँ पे नंबर 3 में देखेंगे, कहा यह गया है कि इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स, साफ तौर पे कहा गया है कि द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट
यानी हमारे जो ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट जो चल रहे थे, हैंडीक्राफ्ट की जो व्यवस्थाएं थी, आर्ट एंड क्राफ्ट की जो व्यवस्थाएं थी, वो डिक्लाइन होती गई, लेड टू अ लॉस ऑफ वैल्यूएबल स्किल्स। और एक तरफ कि क्राफ्ट अगर आपका डाउनफॉल जा रहा है तो आपके स्किल्स भी धीरे धीरे करके आपके खत्म हो जाएंगे। जब आप उस काम को कंटिन्यूअसली नहीं करते हैं तो उसका स्किल जो है, जो बना बनाया स्किल है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन चला जाता है एंड नॉलेज भी आपके समाप्त हो जाते हैं। अंडरमाइनिंग इंडियाज कल्चरल हेरिटेज एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल्स, साफ तौर पे कि भारत की इकोनॉमिक पोटेंशियल को हैम्पर करने की उनकी एक खासम खास व्यवस्था रही। और इसके बाद यहाँ के कल्चर को भी उन लोगों ने क्या कर दिया बाबू कि अपने कंट्रोल में कर लिया और उसको डैमेज करते चले गए। इसके साथ जब हम देखेंगे नंबर रिलेटेड टू द एग्रेरियन क्राइसिस एंड द रूरल इनडेप्टनेस, साफ तौर पे कहा गया कि एग्रेरियन क्राइसिस, जैसा कि आपको बताया गया कि इंडियन एग्रीकल्चर को जब उन लोगों ने धीरे धीरे डिक्लाइन कर दिया, तो भैया डिक्लाइन करोगे तो जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, जो फार्मर्स हैं, जो एक्चुअल जो उसके उत्पादन करता है, जो प्रोडक्शन में अपना अहम भूमिका प्ले करते हैं, तो वो लोग धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब होती चली। ऐसा क्या था भाई? तो एग्रेरियन के संबंधित में कुछ थोड़ी सी जानकारी को और भी यहाँ पे जानेंगे। कहा गया है कि एग्रेरियन क्राइसिस के लिए उन लोगों ने कुछ पॉलिसीज अपनाई। तो पहला जो पॉलिसी था उसका नाम था बाबू जमींदारी। फिर दूसरा जो पॉलिसी था वो था रैयतवारी। और तीसरा जो पॉलिसी था उनका महलवारी। ये तीन ऐसी पॉलिसीज रही जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर काफी डाउनफॉल की तरफ गए। और डाउनफॉल ही नहीं गए, यहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जो एक्चुअल जो लैंडलॉर्ड हुआ करता था उनकी जमीनें चली गई और वो सारी जमीनें शिफ्ट करके हमारे जमींदारों के पास चली गई। फिर उसके बाद उसका मेनली जो कंट्रोल था वो अंग्रेजों के हाथों में था, ब्रिटिशर्स के हाथों में था। तो ये जो तीन व्यवस्था है, जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी, इसके लिए उन लोगों ने थोड़ा सा सीन प्ले किया। क्या सीन प्ले किया भाई? तो एग्रीकल्चर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे भाई? तो पहले उस गांव से जो संपन्न लोग हुआ करते थे उनको कुछ पॉलिसीज ये लोग इंट्रोड्यूस किए कि देखो भैया, अपने ही गांव में अगर आप थोड़े से डिक्टेटरशिप वाले व्यवस्था में अगर आ जाते हो, आपके पास कुछ पावर आ जाते हैं, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो उनको पॉलिसी क्या बनाया गया कि भैया आप अपने यहाँ अपने ही किसानों को आप उनको पैसे दो, उनकी जरूरतों को पूरा करो, और जब वो जरूरतें उनकी पूरी होंगी तो उसमें कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं जो आपको मालिक बना के रखेगा और बाकी लोग आपके अंडर में काम करेंगे। तो देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कन्विंस नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आसानी से कन्विंस हो जाते हैं। कुछ लोग कन्विंस हो गए और जैसे ही कन्विंस हो गए तो उन लोगों ने उनकी पॉलिसी को समझा कि भैया मालिक बनना कौन नहीं चाहता है। आज भी हमारे यहाँ मेंटालिटी है लोगों की, अगर उनको कुछ ऐसा पोजीशन मिल जाए और उनको ऐसा कुछ बेनिफिट मिल जाए, इकोनॉमिक बेनिफिट खास करके, तो उस पोजीशन को एक्सेप्ट करना ही चाहते हैं। ह्यूमन नेचर भी। तो कहा गया कि उनको बताया गया कि भैया जब उन्होंने अपने गांव के किसानों को पैसे दिए तो पैसे दिए भाई, ठीक है, तो पैसे दिए तो जरूरी नहीं कि सारे किसान वापस ही कर देंगे, नहीं कर पाते थे। क्यों भाई? क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि जो खेती होती है वो मौसम के मिजाज से भी चलती है। तो जब वो पैसे वापस नहीं करते थे तब अंग्रेज जो उनके जो कंट्रोलर हुआ करते थे उन बड़े बड़े लोगों के, वो आपके ही अपने लोग हुआ करते थे, कोई बाहरी लोग ऐसे नहीं थे। कंट्रोलर कोई और था लेकिन वो जो जमींदार जो थे वो आपके अपने ही लोग। तो कहा क्या गया भाई कि वो जो जमींदार भैया आपका पैसा वापस नहीं किया, तब उन पे क्या करो, उस पे टैक्स लगाओ। और वो जो टैक्स लगाओगे तो हमारे पास वो हैवी टैक्स की क्राइटेरिया है, और वो हैवी टैक्स जब लग जाएगा ना तो वो लोग उसको पे ऑफ नहीं कर पाएंगे। जब पे ऑफ नहीं करेंगे तो एक लंबे ड्यूरेशन के बाद उनकी जमीन आपकी हो जाएगी। और ऐसे करके धीरे धीरे उन लोगों ने कलेक्शन करते चले गए। जैसे ही कलेक्शन किया तो ज्यादा से ज्यादा उनको लैंड हो गया उनके पास, उन लोगों ने उन सारी जमीनों पे कब्जा कर लिया। भैया जब तुम पैसा नहीं दोगे तुम्हारी जमीन अब हमारी होगी, खेती तुम ही करोगे, लेकिन अब मालिक के तौर पे नहीं, अब तुम उसमें नौकर के तौर पे काम करोगे, और वो जमीन जो होगा उसके ओरिजिनल जो हकदार होंगे, तुमने पैसे नहीं पे ऑफ किए तो दैट्स वाई अब हम हो जाएंगे।
और उन्हीं को उन लोगों ने टैगलाइन दे दिया कि भैया आज से आप इस गांव के क्या हो गए, जमींदार हो गए, जमींदार बन के रहने लगे ये लोग। और ये व्यवस्थाएं लंबे समय तक चली और जमींदारी व्यवस्था ने, जमींदारी पॉलिसी ने पूरे भारत में किसानों को, ओरिजिनल जो किसान हुआ करते थे, ओरिजिनल जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, उनकी जमीन छीनती चली गई और जमींदारी का प्रमोशन होता चला गया। वहीं पे रैयतवारी थी, वहीं पे महलवारी। तो वही जो जमीन जो आपने किसी और के हाथों में अब दे दिया, उसका कंट्रोल कोई और कर रहा है, खेती आप करोगे उसका मोर एंड मोर कंट्रीब्यूशन उनके हाथों में चला जाएगा। और एक व्यवस्था ऐसी थी जिसमें जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा प्लॉट है, सिमिलर एरिया है दोनों प्लॉट का। अंग्रेज इस महलवारी व्यवस्था में भी इन लोगों ने क्या किया कि जैसे मान लीजिए एक दोनों प्लॉट का जो एरिया है वो सिमिलर है, ये दो प्लॉट है, एरिया सिमिलर है, तो ये क्या करते थे, जिनकी जमीन वो लोग अपने कंट्रोल में रखे थे उसको चार अलग अलग आदमियों के हाथों में दे देते थे। तो जैसा कि मैं नॉर्मली आपसे पूछ सकता हूं कि बच्चे दोनों का जब एरिया सेम है तो प्रोडक्शन किस में ज्यादा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा संख्या में बच्चे बताएंगे कि सर प्रोडक्शन जो खाली प्लॉट है उसमें ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल, खाली प्लॉट में ज्यादा होगा। तो अंग्रेज इस चार आदमी को क्या क्यों देते थे भाई, जब प्रोडक्शन कम होता था? तो बच्चे ध्यान देंगे, ये अंग्रेज चार आदमी के हाथों में इसलिए देते थे क्योंकि इसमें डिफरेंट क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता था, और वही जो था क्रॉप्स, उसमें से बहुत सारे क्रॉप जो थे वो कैश क्रॉप के नाम से जाने जाते थे। कैश क्रॉप्स, जिसका इमीडिएट कन्वर्जन हम कैश में कर सकें, उसको शिफ्ट कर सकें। और चार आदमी से देने का मतलब यह है कि चारों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेंगे और उसको हम लोग अलग तरीके से जब हम अपने ब्रिटेन के मार्केट में बेचेंगे तो उससे हमारा फायदा होगा। दैट्स वाई इस तरह का उन लोगों ने शिफ्टिंग किया था। और जैसे ही इस तरह का शिफ्टिंग किया तो हमारी एग्रीकल्चर क्राइसिस शुरू हो गई। तो कहा गया कि शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू अ कैश क्रॉप्स, लीविंग मिलियंस वल्नरेबल टू अ फैमिलीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्रॉप फेल्योर्स। दूसरा यहां पे व्यवस्था क्या था बाबू? हाई टैक्सेस, exorbitant interest rates and land alienations left many farmers deeply in debt, creating a cycle of poverty। और धीरे धीरे ये कहां चले गए? ये पॉवर्टी वाले क्राइटेरिया की तरफ चलते चले गए। और इसके साथ साथ कहा गया कि लैंडलॉर्डिज्म एंड एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसी सिस्टम, landlordism and exploitative tendency system with the landlords extractions profit while farmers struggles to survive। भैया यही स्थिति ऐसी हुई जिसकी वजह से फार्मर्स को क्या करना पड़ा? स्ट्रगल करना पड़ गया, उनकी जमीन छिन गई, उनकी व्यवस्थाएं जो उनका खुद का हुआ करता था वो छिन गया। और ऐसी व्यवस्थाओं के माध्यम से ये लोग गरीबी की रेखा की तरफ जाने लगे बड़े तेजी से। और इतना ही नहीं, उनको सरवाइव करने के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ गया, भुखमरी की स्थिति आ गई, वो लोग इधर उधर भटकने लगे, वो लोग शिफ्ट करने लगे। इतना ही नहीं, कई लोगों ने अपनी हत्याएं भी करनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ अब हम लोग यहाँ पे एक देखेंगे कि जो ये चैप्टर है जिसमें 1947 वाले पूरे चैप्टर्स में ये बताया गया है कि व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो पोजीशन तो खराब हो रहा था, लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों ने कई ऐसी फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया। बच्चे बिल्कुल ध्यान से, फैसिलिटी तो इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन दिस ऑल फैसिलिटीज आर देयर फॉर ऑन बेनिफिट्स। ये जितनी भी फैसिलिटीज रही ना, वो उनके अपने फायदे के लिए। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे, ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यहाँ एक टर्म बताया गया है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ भी अंग्रेजों ने दिया था। मतलब 1947 से पहले अपने रूलिंग पीरियड में उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया। लेकिन हमें ये बात मानना होगा कि ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिले वो सभी उनके फायदे के लिए थे। जमीन हमारी थी, मतलब प्रोडक्शन हमारा था, रॉ मटेरियल भी हमारा था। जब सब कुछ जा रहा है तो हमारी जमीन पे वो लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उन लोगों ने दिया, लेकिन वो सारे के सारे उनके फायदे के लिए थे। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अंग्रेज तो बहुत कुछ दे के चले गए। भैया ऐसा कुछ नहीं है। मान के चलिए एक एग्जाम्पल को आप यहाँ पे रख सकते हैं। कोई गेस्ट आया आपके यहाँ और आप बचपन के कुछ सीन को याद कर सकते हैं कि भैया गेस्ट आए तो जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो उनके जाने का इंतजार करते थे कि कब जाएंगे, कुछ पैसा पॉकेट में मिलेगा।
कहे भाई तो हम लोग के यहाँ कल्चर है कि बड़े जब आते हैं तो प्रणाम कीजिए और जाएंगे तो प्रणाम कीजिए। तो बचपन के कुछ यादों को थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं, इसलिए कोरिलेट करेंगे कि ऐसी ही कुछ फीलिंग्स यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। क्या है भाई कि अगर मान लीजिए वो गेस्ट जा रहे हैं, आपने उनको प्रणाम किया और पॉकेट से वो कुछ पैसे निकाल के दे दिए, तो कोई एहसान नहीं किए। वो आए, वो गेस्ट थे, आए सुबह से शाम तक खाए रहे, ठीक है, और गए तो कोई बड़ा एहसान नहीं किया। बस उसी की तरह वो अंग्रेज 250 साल हमारी जमीन पे रहे और हमारी जमीन की के उत्पादन को उन लोगों ने खाया। हमारे द्वारा किए गए उत्पादन रहे, हमारे द्वारा तैयार किए गए वो हर वो रिसोर्सेज रहे, और जो नेचर ने हमें जो दिया है वो सारी चीजें हमारी थी। उस नेचर के द्वारा दिए गए वो हर वो गिफ्ट हमारे लिए था, भारत के लोगों के लिए था, भारत के हर एक नागरिकों के लिए था। और इस बीच में अगर वो आते हैं और रहे और जब गए तो कुछ दे करके चले गए, तो कोई बड़ा एहसान नहीं किया। दैट्स व्हाई दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग टू अस। ये हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, ये हमारा अधिकार था। यहाँ पे देखेंगे उन लोगों ने क्या भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कंटेंट में, तो जानेंगे क्या है भाई। पहला उन्होंने रेलवे नेटवर्क प्रोवाइड कराया, मॉडर्न पोर्ट्स बनाए और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दिए। तो रेलवे नेटवर्क्स में हम लोग देखेंगे बच्चे कि द ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड एन एक्सटेंसिव रेलवे नेटवर्क दैट कनेक्टेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमारे ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन को आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है भैया, देखे गए उस चीज को एंजॉय करेंगे। हमारे ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करते हैं, ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, तो रेलवे का उन लोगों ने नेटवर्क लगाया। दूसरा, मॉडर्न पोर्ट्स की बात करें तो न्यू पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू हैंडल इंक्रीज ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर गुड्स। जो हमारे रॉ मटेरियल होंगे उन्हें ले जाने में जितना आसानी होगा, तो आसानी बनाने के लिए उन लोगों ने पोर्ट्स की व्यवस्थाएं करी, क्योंकि पहले समुद्री रास्ता काफी ज्यादा आसान हुआ करता था और उसी के माध्यम से दैट्स वाई इन लोगों ने इसको डेवलप किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी थोड़ा डेवलपमेंट जो उन लोगों ने दिया है। तो कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन एंड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस इंडिया। हमें अक्रॉस इंडिया इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं थी, हमारे लोग अपने लोग जो थे वो भारत में ही रहा करते थे। इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं थी कि भाई विदेशों में जाकर के काम काज करेंगे। जो आज मान लीजिए जो ग्राफ है, पास्ट में क्या था भाई, जो ब्रिटेन में ये लोग रहते थे, अपने हेड्स को, अपने फैमिलीज को, अपने लोगों को खबर पहुंचाने के लिए, अपनी व्यवस्था को आसान करने के लिए, अपने नेटवर्क्स को आसान करने के लिए, अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए उन लोगों ने कुछ प्लांट लगा दिए, कुछ व्यवस्थाएं लगा दी। वही वो प्लांट है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट जो उन लोगों ने डेवलप किया। चाहे वो पोस्टल की बातें करें, चाहे वो टेलीग्राफ की बातें करें, तो इन लोगों ने जो डेवलप किया ताकि ये अपने आप को फैसिलिटेट कर सके। इसके बाद हम लोग एक टर्म देखेंगे बाबू, वो टर्म है वो टर्म है द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, किस तरह से अंग्रेज भारत की संपत्ति में सेंध लगाए, भारत की संपत्ति को ब्रिटेन शिफ्ट किए। तो सबसे पहला जो यहाँ की व्यवस्था को खत्म किया उन लोगों ने, तो पहला जो व्यवस्था था बच्चे, वो था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन करते के साथ बताया था कि भारत में बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज अवेलेबल थे, और इस रिसोर्सेस को ऑक्युपाई करने के लिए उन लोगों ने अपने सारे प्रयास लगा दिए। और उसमें सबसे पहला जो है, उन लोगों ने क्या किया बच्चे, उन लोगों ने हमारे रिसोर्स को ऑक्युपाई कर लिया, पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर लिया, ऑक्युपाई भी किया, एक्सप्लॉइट भी किया। मतलब भारत को सोने की चिड़िया बोली जाती थी हमारे रिसोर्सेस के कारण, हमारे एग्रीकल्चर के कारण। जैसा कि बताया गया कि मोर देन 70, किसी किसी जगहों पे आपको मिल जाएगा मोर देन 75% पीपल वेर एंगेज्ड ऑन एग्रीकल्चर। और इसको देखते हुए उन लोगों ने जिस तरह से उसको एक्सप्लॉइट किया, जिस तरह से बर्बाद किया, पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करके, टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करके, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट रहा हमारा ना, हमारे रिसोर्सेज को बर्बाद करना। यानी हमारी संपत्ति को वो लोग पूरे तरीके से निचोड़ दिए,
मतलब हमारी संपत्ति को वो लोग उठा के लेके चले गए। ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे सुना होगा आपने, डाका डाला, किसी के यहाँ डाका डाला, संपत्ति किसी और की लेके कोई और चला गया, बस वैसा ही कुछ यहाँ पे। उसके बाद भाई दूसरा, अनइक्वल ट्रेड। ट्रेड के रिगार्ड तो काफी खतरनाक सीन था। क्या था भाई? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि भारत में रॉ मटेरियल बड़े पैमाने पर हुआ करता था, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग उन लोगों ने एक नियम लगाया था कि आप एक्सपोर्ट करेंगे, भारत वालों के ऊपर अपने पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ऐसा व्यवस्था लगाया गया था कि आप एक्सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे भाई? तो रॉ मटेरियल, और इंपोर्ट करेंगे तो फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करेंगे आप। मतलब एक्सपोर्ट करेंगे तो रॉ मटेरियल, और इंपोर्ट करेंगे तो फिनिश गुड्स। तो ऐसा क्यों भाई? क्योंकि रॉ मटेरियल जो उनको अवेलेबल होता था वो चीपर प्राइस, और जब आप खरीदेंगे तो आपके पास जो बचे कुछ इकोनॉमी आपकी बनी है, तो आप खरीदेंगे फिनिश गुड्स, और वो भी खास करके इंपोर्ट करेंगे आप किससे? तो ब्रिटेन से। यानी आप ही की वस्तु 2 रुपए में खरीद करके आप ही को चिपकाया जाएगा 20 रुपए में। तो भैया घाटे का सौदा है कि फायदे का? साफ तौर पे दिख रहा है घाटे का सौदा है। और इस तरह से यहाँ पे हमारे ट्रेड के साथ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोले तो ट्रेड के साथ हमारे यहाँ अनइक्वल बिहेव था। आप एक्सपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल, इंपोर्ट करेंगे फिनिश गुड्स, और आप एक्सपोर्ट अगर करते भी हैं तो लास्टली कई सालों के बाद जाकर के उन लोगों ने थोड़े से परमिशन दिए, तो उसमें भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था कि आप अदर कंट्री को नहीं करेंगे, करेंगे वैसे ही कंट्री को, जिससे डायरेक्टली कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके हमें ही फायदे हो जाए। उसके बाद नंबर 3 में बताया गया बच्चे कि प्रॉफिट्स एंड रेमिटेंसेस। प्रॉफिट्स और रेमिटेंसेस के रिगार्डिंग अंग्रेजों ने क्या किया भाई? तो साफ तौर पे अपनी प्रॉफिट बनाने के लिए भारत की हर एक व्यवस्था को उन लोगों ने इस तरह से कंट्रोल किया कि अगर प्रॉफिट होगा भी तो इंडियन सिटीजन्स का नहीं, भारत के किसानों का नहीं, भारत के जो कुछ कैपिटलिस्ट थे उनका नहीं, जिसको हम लोग पूंजीपति बोलते थे, उनका नहीं। अल्टीमेटली वो फायदा होगा तो वो ब्रिटेन का होगा। जिसके रिगार्डिंग यहां पे बोला भी गया है कि colonial policies resulted in a significant drain of wealth from India to Britain, enriching the colonial power while impoverishing the colonized nations। साफ तौर पे बताया गया है कि अंग्रेज जो ये पॉलिसी लाए, जो पॉलिसीज उन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस किया, जो उन लोगों ने टैक्सेस की व्यवस्थाएं लगाई, जो अननेसेसरी बैरियर्स थे उनको जो इंट्रोड्यूस किया, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट दे रही थी, उनको फायदे हो रहे थे। ब्रिटेन का कैपिटल जनरेट हो रहा था, ब्रिटेन की इकोनॉमी जनरेट हो रही थी, और दैट्स व्हाई ये पॉइंट्स जो है इस चीज को इंडिकेट करता है। अब इसी के साथ थोड़े से कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो आप यहां पे देखेंगे। कहा यह जा रहा है कि जब हम बात करें अगर हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें, तो हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग क्या है भाई? हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग ऐसा बताया गया है कि अंग्रेज जो है वो हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग क्या करते थे, थोड़ा सा देखेंगे। जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि हमारे यहाँ चिकन पॉक्स, जिसको हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोले जाते हैं कि भैया माता जी है, तो हम लोग कैजुअल रहते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि भैया चिकन पॉक्स इसको हो गया है तो इनसे किलोमीटर दूर डिस्टेंस बना लीजिए और इनको अलग कहीं बंद कर दीजिए, ऐसा कुछ व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं। पहले हमारे यहाँ इसको महामारी इंट्रोड्यूस करने की बातें जो थी वो उन्हीं की देन है, चाहे वो चिकन पॉक्स हो, चाहे वो प्लेग हो, हैजा हो, कॉलरा हो, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी, उसको पैनिक बनाना, उसको बड़े पैमाने पे महामारी के तौर पे इंट्रोड्यूस करना, ये सब उन्हीं की देन थी। होता क्या था भाई? तो हेल्थ के रिगार्डिंग वो लोग अपना पर्सनल कैंप लगा करके वो लोग अपना ट्रीटमेंट किया करते थे,
और अपने आप को वैक्सीनेट करके अपने आप को सुरक्षित करते थे। और वो लोग अच्छे तरीके से जानते थे कि अगर इस इंडिया का पॉपुलेशन अगर पैनिक होगा, मरेगा, तो हमारे लिए कंट्रोल करना और आसान होगा। और दैट्स वाई हम लोगों को हेल्थ सेक्टर के रूप में पुअर कर दिया गया, पुअर कर दिया गया। किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं दी गई, जो फैसिलिटेट करना चाहिए था वो नहीं किया गया, कंट्रोलिंग किया गया, केवल कंट्रोलिंग किया गया। और इतना ही नहीं, मतलब भारत के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया और तरह तरह के शब्दों से उन लोगों का उच्चारण भी रहा है। तो हमारा हेल्थ सेक्टर इतना पुअर हो गया, और इसी के कारण जैसा कि हम लोग बोल सकते हैं भारत की औषधि को वो लोग वहां ले गए, यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट ले गए रॉ मटेरियल के तौर पे, जैसा कि मैंने बताया, तो मेडिसिन भी बनाए, तो उन लोगों ने हाई प्राइस पे बेचा। दैट वाज नॉट सो मच फ्रूटफुल, और उस तरह की कोई व्यवस्था भी नहीं रही। दैट्स, और हमारा हेल्थ सेक्टर भी है जो पुअर होता चला गया। उसके बाद एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के ग्राफ के रिगार्डिंग आज हम लोग जानते हैं हर एक राज्यों में अलग अलग पॉलिसीज है, बच्चियों के पढ़ने के लिए व्यवस्थाएं हैं राज्य की नीति के हिसाब से, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज के हिसाब से भी भाई बच्चियों के पढ़ने के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था है। जिसमें हम लोगों ने टीवी पे ऐड वगैरह भी देखा होगा कि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। ये आज हम इस व्यवस्था को जान रहे हैं। ये व्यवस्थाएं पास से अंग्रेज जानते थे कि अगर पढ़ लेगा इंडिया तो नहीं रहने देगा इंडिया। इस चीज को समझिएगा। आज हम ये जानते हैं अपने कि भैया हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएट लेकर के इस तरह की व्यवस्थाएं दे रही हैं कि भारत अगर पढ़ लेगा तो आगे बढ़ जाएगा। ये टू बी फैक्ट भी है। अंग्रेज अच्छे से उससे भी पहले से जानते थे कि अगर पढ़ लेगा इंडिया तो नहीं रहने देगा इंडिया। तो दैट्स वाई उन लोगों ने हमारे एजुकेशन पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। हमारे यहाँ बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी, पढ़ने नहीं जाएंगी। ये देखिए, एक होता है इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट, एक लंबे समय तक जाता है। जो आपको सिखाया जाएगा, जो आपको कंट्रोल करेगा, जो आपको बताएगा, जो जैसे जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक बच्चा है, अपने घर में रहता है और पूरे इन्वायरमेंट में अपने घर वालों से घिरा हुआ है, तो उसके घर वाले जो उसको सिखाएंगे वही करेगा। और पूरा भारत घिरा हुआ था अंग्रेजों की व्यवस्थाओं से, अंग्रेजों की ऐसी व्यवस्थाओं से जो हमें मानना था और नहीं मानने पे फोर्सफुली मानना था, नहीं मानने पे फोर्सफुली मानना था। और वैसी व्यवस्थाओं से होकर हम लोग एक लंबे समय तक गुजरे, और यही कारण रहा कि हम लोग उसको अपने दिमाग में बैठा लिए कि हाँ भाई बच्चियां बाहर पढ़ने नहीं जाएंगी, दे आर नॉट सेफ। बच्चियां अपने घर से बाहर शहरी क्षेत्र में भी नहीं जाएंगी बिकॉज दे आर नॉट सेफ। ये हम लोगों का देन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमारा इन्वायरमेंट का है, जो हमें इन्वायरमेंट पास्ट में मिला। और यही कारण रहा कि हमारे यहाँ एजुकेशन को कभी प्रमोट किया ही नहीं गया फोर्सफुली। लास्ट टाइम में कुछ प्रमोशन भी मिले, तो जैसे कि मान लीजिए हमारे मेट्रो सिटी जो है आज के डेट में इंट्रोड्यूस है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, बेंगलोर है, चेन्नई है, ऐसे ऐसे जगहों पे हमें मिले भी। तो परमिशन में साफ तौर पे मेंशन किया गया था, अंग्रेजों ने ये बता रखा था पहले अंग्रेज घराने की बच्चियां, बच्चे पढ़ने जाएंगे, उसके बाद बाकी भारत में वो भी किसके बच्चे, जो उस समय जमींदार, बड़े बड़े राजा महाराजा जो हुआ करते थे, जो बचे हुए लोग थे जिनका अल्टीमेटली कंट्रोलिंग कहीं और से था, तो उनके पास जो पैसे थे भैया उनके बच्चे पढ़ने जाएंगे। तो दैट्स वाई ऐसा कहा गया कि भारत में कभी एजुकेशन को उन लोगों ने प्रमोट होने नहीं दिया। तो एक एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्रियल, तीसरा हेल्थ और एजुकेशन, इस तरह से करके हमारे हर एक वो सेक्टर्स पुअर कंडीशन में चले गए, और ये सारा का सारा अल्टीमेटली प्रॉफिट अंग्रेजों को देता चला गया। तो फर्स्ट चैप्टर, पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के कंक्लूजन में ऐसा बताया जाएगा कि भैया कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और एट द टाइम ऑफ 1947 the Indian economy was not in good condition. It means it was in bad condition. तो 1947 जो हम लोगों ने देखा था, 1947 तक भारत की अर्थव्यवस्था सही नहीं थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत वेल एस्टेब्लिश्ड कंट्री था, भारत की इकोनॉमी इतनी संपन्न थी कि वो अपने आप को और भी ज्यादा इंप्रूविंग पोजीशन में ला सकती थी। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। जो थे गिने चुने लोग थे, भारत के ओरिजिनल जो मेजोरिटी वाली जो संख्या थी, दे आर नॉट इन गुड कंडीशन। मतलब यहाँ पे भुखमरी थी, गरीबी थी, लोग तरह तरह के व्यवस्थाओं से परेशान थे, तो वो लोग कभी इंप्रूव अपने आप को नहीं कर पाए। और जितना बर्बादी भारत की, उतना ही मतलब फायदे, बोला जा सकता है कि एक तरफ इंडिया एक तरफ डिक्लाइन होगा तो वही ब्रिटेन एक तरफ इंक्रीज करेगा हर एक एस्पेक्ट में,
यहाँ इसको डैमेज करो और वहां उसको इंप्लीमेंट करो, इंप्रूव करो, चेंजेस करो। और ये ऐसा ही करके उन लोगों ने भारत की वेल्थ को भी खत्म किया और 1947 तक। और यहाँ तक बच्चे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो किस तरह से हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी जो 1 बाय 1 करके अंग्रेजों ने डैमेज किया था और पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया था बोल सकते हैं, उसको हम लोगों ने अपने पॉलिसीज ला करके, हमारी गवर्नमेंट इनिशिएट ली और उसको ला करके सही करने की कोशिश की। और इसी तरह हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं हम लोग। और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि 1947 के बाद किस तरह से हमारी व्यवस्थाएं बदली, हम बदले, भारत का हर एक नागरिक बदला और भारत का फिर से इतिहास बदला। जो पास्ट में हम लोगों ने देखा था उसको हम लोग प्रेजेंट में सुधारने का काम किए और सुधरा भी बहुत हद तक। और इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में देखेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।